अब हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की सबसे एंशिएंट ब्रांच जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इसी के साथ ही साथ में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैथमेटिक्स के ही पॉइंट व्यू से नहीं बल्कि और भी बाकी सब्जेक्ट के पॉइंट व्यू से या हमारी डेली लाइफ के पॉइंट व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक। 3 बार वेरी 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 लगा, व्हाट इज द रीजन? सर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज बहुत ज़्यादा है, मतलब यानी हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और उसका कारण ये है कि ये चैप्टर ऐसा है कि ये हर किसी के लिए यूज़फुल है, हर किसी के लिए यूज़फुल ऐसा है। यदि हम यहाँ पर यदि बात करें कि इंजीनियर, तो इंजीनियर इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद में अगर देखेंगे आपका फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम नहीं होता है, मैथ्स में तो इसका यूज है ही है। इसके अलावा अगर हम खगोल शास्त्र की बात करें, एस्ट्रोनॉमी, हाँ एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे 2 स्टार है, 2 स्टार के बीच में डिस्टेंस, अर्थ और स्टार के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और भी कई सारे, और जैसे 2 प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, हाँ इसके जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, अभी तक तो सर हमने ये बात की कि हम पढ़े लिखे जो लोग हैं, जैसे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, वहां पर तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पढ़े लिखे नहीं भी है, अनएजुकेटेड लोग, पर्सन, हाँ वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं सर, उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, या तो थोड़ा सा शार्ट में समझ ले। जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ कारपेंटर आते हैं, कारपेंटर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मिस्त्री होते हैं जो मकान वगैरह बनाते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं उस पर अभी हम आगे चल के और डिस्कशन करेंगे। मतलब अनएजुकेटेड लोगों को ये पता नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, परंतु वो करते हैं। बिल्कुल 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 इनडायरेक्ट यूज करते हैं। और साथ ही साथ में स्टूडेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट तो अभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले भी स्टूडेंट ने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है ना। और वो कैसे किया उस पर अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि हाँ सर हमने तो ट्रिग्नोमेट्री का इससे पहले भी यूज किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, वास्तव में जो ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। और इंग्लिश वर्ड से इसको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो आया है, इंग्लिश वर्ड से आया है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ से बना, तो ग्रीक वर्ड है, 3 ग्रीक वर्ड है। एक तो ट्राई है, दूसरा गॉन है, और तीसरा है मेट्रॉन। ये तीनों ग्रीक वर्ड है, और तीनों ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, और इसका सुधरा हुआ रूप इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बन गया। अब ग्रीक वर्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रीक में ट्राई किसको बोला जाता है, तो 3, गॉन मीन्स साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजर। मेट्रॉन मीन्स मेजर। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 साइड्स मेजरमेंट की बात हो रही है, और जहाँ पर 3 साइड्स मेजरमेंट की बात होती है वहाँ पर कौन सा डायग्राम सर हमें हमारे दिमाग में आता है, ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल, और आप यदि देखेंगे कि मैंने जो चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री लिखा है उसके सामने जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा वो किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा। तो अब यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। अच्छा, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब यदि पॉलिनोमियल वगैरह है, रेक्टेंगल है, क्या उसमें ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट यूज होगा। इनडायरेक्ट ऐसे होगा, जैसे मान लिया जाए कि अभी हम एक एग्जांपल भी देते, पहले तो ट्राइंगल के ही बारे में समझ लें। सपोज करें कि हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है या ना भी हो, उससे कोई ये नहीं है। दूसरे टाइप का मैं ये एक ट्राइंगल बना देता हूँ, और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना देता हूँ यहाँ पर। ऐसे कोई भी ट्राइंगल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होगी, क्योंकि हमने तो ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होती है। अब सर ने जो क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि क्या इसके अलावा अगर कोई दूसरा ट्राइंगल रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर भी कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है और इसका ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से या किसी भी एक वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, देखिए इस वर्टेक्स से हम इसकी अपोजिट साइड पर, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग मामला हो रहा है। कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस साइड बन गया
और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला इस साइड बन गया, तो दो दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। और इन अब हम यूज कर सकते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अलग सिचुएशन बनी है। इस वर्टेक्स से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें और इस साइड को इधर पीछे की ओर और उसको एक्सपांड कर दें। राइट एंगल बन गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन गया। तो दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ट्रिग्नोमेट्री से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। भी साइड ये वाली हाँ, और पूरी कुछ भी पता कर सकते हैं। कुछ भी पता कर सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ हम डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब ये साइड माइट कैसे पता करेंगे, ये लोग शायद हम बाद में, ये अभी इसी क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे इस बात पर। मतलब ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री सर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों के लिए भी। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस स्टार्टिंग से, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री से ABCD स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपको टोक रहा हूँ जी, बच्चों के लिए नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं वो ह्यूमन भी बिल्कुल बिल्कुल पूरे इंसानों के लिए है ना। मैं हाँ, सभी के लिए यूज बच्चों के लिए है, career लेकिन के लिए बच्चों के लिए अब इसके आगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था। बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ABCD से पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ये देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा 11th क्लास में जाएगा और अपने मैथ्स में अगर करियर बनाना चाहता, साइंस में अगर करियर बनाना चाहता, तो 11th क्लास का सर 1/3 पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री है। क्या बात है सर, 1/3 पोर्शन मतलब बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद जब बच्चा 12th क्लास में जाएगा और 12th क्लास में अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो उसका कोई भी चैप्टर कवर नहीं होगा। मतलब यानी ये मान के चलिए कि हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, अब हम यहाँ पर, आपका एक क्वेश्चन था सर कि क्या एंगल पॉलीगन वगैरह, हाँ, क्या यदि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल के अलावा अगर दूसरी डायग्राम हो, जैसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम जी, तो हमें ये मालूम है कि कोई भी डायग्राम है, पॉलीगॉन कोई भी हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कैसे कर सकते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से वो करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास में क्या एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मैं डायगोनल बना देता हूँ, ये डायगोनल बन गया। अब डायगोनल में आप देखेंगे कि जैसे डायगोनल बनाया वैसे हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल दो बन गए। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन गए, तो यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। और सर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वास्तव में इसका नाम बच्चों की बुक में ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना। अभी इंट्रोडक्शन पढ़ना है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर इन्हीं के सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने अभी यहाँ ट्रायंगल वाली या ये वाली कंडीशन बनाई है, ऐसी वहाँ पर बनेगी, कई सारी कंडीशनें बनेगी। तो बच्चों को भी उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, वो याद आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस, और उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने जो बोला था कि एंशिएंट, तो इस बात से आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा कि आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्त जी और वराह मिहिर जी, ये जो सर हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। जी। मतलब जब भी इनका नाम लेते हैं तो एक सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि ये इंडियन मैथमेटिशियन है और इनके नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इन लोगों में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट ही इन्होंने किया था। एक आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन थे, इनकी एक बुक है सर, आर्यभट्टम। वहां पर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का को नाम से डिफाइंड किया हुआ है ना। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग बोल सकते हैं हम, आर्यभट्ट जी ने की थी। वराह महिर जी का और ब्रह्मगुप्त जी का जो मैथमेटिशियन है, इनका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल था। एक्चुअल क्या है, ये एक ही टाइम के तीनों मैथमेटिशियन है ना, तो ये एक दूसरे को जानते थे और सपोर्ट इनका काफी ज्यादा इसमें मिला है।
मतलब आर्यभट्टम इनकी जो बुक है उसमें इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल दिया है। तो मतलब बच्चों को एक बार तो आर्यभट्टम कोशिश करके यदि कहीं से अवेलेबल हो तो पढ़ना बिल्कुल 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 सर, है ना, वो पढ़ना भी चाहिए। और उसमें क्या क्या दिया उसी के बेस पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में एडमंड गुंटर जी थे और हिपरकस थे, तो इनका भी योगदान है, ठीक है ना। इनका योगदान ऐसे है कि इन्होंने जो शुरुआत की थी, इनके थोड़े बहुत नाम इनने चेंज कर दिए थे। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज अभी आएंगे उसमें इन्होंने नाम चेंज किए थे। हम इन दोनों को थैंक्स बिल्कुल थैंक्स बोलना चाहिए, तीनों पे हम गर्व करें, गर्व कर, बिल्कुल बिल्कुल गर्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, हमने जब इतनी ट्रिग्नोमेट्री की तारीफ की, अभी तक तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इतना यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कैसे हो रही है तो उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन करें। तो आप सर यहाँ पर देख रहे हैं मीनार, इलेक्ट्रिक पोल और एक बहुत हाइटेड एक बिल्डिंग दिख रही है हमें, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको मेरे इधर ले लेता हूँ ताकि इस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर सके बहुत अच्छे से। देखिए सर, क्या है कि कुतुब मीनार आपने भी सुना होगा या देखा होगा, एक हिस्टोरिकल प्लेस है और दिल्ली में है। और इसकी मैं बिल्कुल लाइव मेरे साथ में जो घटित हुई है वो एक स्टोरी बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, ठीक है ना। ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये वर्टिकल है, कंसीडर कर सकते हैं, हल्की सी तिरछी है लेकिन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। मान लिया जाए कि ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड पर वर्टिकल कुतुब मीनार है, हम यहाँ पर हैं। तो हम क्या एक सोच सकते हैं कि ये कुतुब मीनार के जो बेस है, बेस से इसको एक ज्वाइन कर दे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पर। सेम इसी प्रकार से इसका जो टॉप है, टॉप को अगर यहाँ से एक इमेजिंग करे कि यहाँ से भी एक लाइन बन सकती है, इमेजिनरी लाइन्स है। ये लाइन कैसे बनेगी, जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा हूँ, तो मेरी जो साइट है, मेरा व्यू है जी, तो वहाँ से हम इसको एक इमेज कर सकते हैं। और इमेज करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना सर। ये इलेक्ट्रिक पोल है और इलेक्ट्रिक पोल को मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बिल्डिंग है तो यहाँ से भी अगर मैं सेम इसी प्रकार से देखूंगा तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें वर्टिकल होती है जी। बिल्डिंग वर्टिकल, कोई पेड़ है तो वर्टिकल, ठीक है ना, कुतुब मीनार है तो वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, यानी कि जमीन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इंजीनियरिंग में भी जब सिविल इंजीनियर काम करता है तो वर्टिकल ही करता ताकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो। सर मैं आपको, जैसा कि मैंने अभी यहाँ डिस्कशन किया कि एक स्टोरी याद आ रही है मुझे, है ना। और स्टोरी नहीं है ये मेरे साथ में घटित हुई वाली घटना है। एक बार क्या हुआ सर, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था और हम साथ में पढ़े भी है, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, 5th क्लास से ही छोड़ दी थी और अपने खेती में लग गया था वो। उसने एक बार बोला कि भाई बोले यार अपने को कुतुब मीनार देखना है, बहुत नाम सुना है कुतुब मीनार का, जो जिसका अभी हमने जिक्र किया है यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अपन दिल्ली से आएंगे घूम के, कुतुब मीनार भी देखेंगे और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम दिल्ली गए सर कुतुब मीनार देखने के लिए। और जब कुतुब मीनार देखने के लिए गए तो कुतुब मीनार देखिए सर, फर्स्ट टाइम देखा था मैंने कुतुब मीनार को, तो इसकी काफ़ी हाइट है। हम बोर्ड पर तो इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मान लिया जाए इतनी हाइट है। हम लोग क्या सर ये यहाँ पर खड़े थे, जो इसका बॉटम है, और ये यहाँ पर हम खड़े थे। मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि मैं इस कुतुब मीनार की हाइट बता दूं, तो बोले आप तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो इंटरनेट से, हाँ इंटरनेट से देख के तुरंत बता दोगे, है। तो मैंने कहा नहीं, इंटरनेट से नहीं देखूंगा मैं एक्चुअल इसकी कुतुब मीनार की हाइट यहीं पर कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो बोले ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वहाँ से कुछ टेप लटकाना पड़ेगा, और इतना बड़ा टेप भी नहीं होगा, है ना, तो संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा देखिए अभी कैसे हम इसकी हाइट निकालते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया सर, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बस इसका व्यू हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं हम इसको।
फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से देखा, यहाँ से इसके टॉप को देखा, और जब टॉप को देखा तो इस प्रकार से एक लाइन की इमेजिंग लाइन यहाँ पर बन गई, इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। अच्छा, क्लियर सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक एंगल बना होगा, और एंगल को मैं टेम्परेरी थीटा सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरी पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो इसलिए कम ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअल बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, सर ये थीटा कहाँ से आ गया। जब भी नया इस टाइप का कोई सिंबल आता तो घबराने लगते हैं। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए होता है, सिंबल है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेस देन 90 लेस देन 90 और 0 ग्रेटर देन 0। वो इसलिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जी। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एक 90 हो गया, बचा 90, 180 माइनस 90 90, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। तो क्लियर सी बात है कि एक एंगल इसका दोनों, ये भी लेस देन 90 और ये भी लेस देन 90, एक्यूट एंगल जिसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा कि ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। मैं भी इतनी देर से ये है ना। आपको ये बता दूं सर, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और कुछ फार्मूले भी जनरेट हो गए यहाँ पर। आर्यभट्ट जी ने बुक से जो दिए थे फार्मूले, और आर्यभट्ट जी ने जो फार्मूले जनरेट किए थे, रिलेशन बनाया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाया था, तो वो अगर मालूम है आपको तो आप इसके कोई भी साइड निकाल सकते, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीज़ों का मालूम होना जरूरी है। दो किसको? इसको छोड़कर, अच्छा 90 डिग्री को छोड़कर जी। यार 90 डिग्री को मिलाकर अगर बोलेंगे तो तीन चीज़ों का मालूम होना जरूरी है। 90 तो है ही, हाँ, दो की बात करते हैं। तो हमारे पास में इस ट्रायंगल में कितनी 3 तो साइड्स है ना, 3 साइड्स है और 3 एंगल है, 3 एंगल है। तो मैं इसको 2 लिख दूं क्या सर? हाँ 2 लिख दें, क्योंकि एक तो 90 है, अपन राइट एंगल बोल ही रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए सर? 5। हाँ 5 में से केवल 2 चाहिए हमें। अब 5 में से केवल 2 चाहिए, तो 2 अगर हमने मालूम है तो बाकी के कोई भी 3 चीजें हम निकाल सकते हैं। मतलब ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना, ये तो हमें पता है कि हम हाँ बिल्कुल 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 सर। तो ये डिस्टेंस तो इजीली, हाँ वो इजीली निकाल सकते। देखिए जैसे मान लिया जाए कि कुतुब मीनार यहाँ है, हम यहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं कि ये कितने मीटर है। और एक एग्जांपल मान लिया जाए कि मैं 15 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात क्या है, ये कुतुब मीनार की तो हाइट हमें नहीं मालूम, ये तो निकालनी है। ये भी नहीं मालूम, तो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी इम्पॉसिबल है। इसके बाद में ये एंगल है, वो भी इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वो तो मुश्किल है। हमारे कंट्रोल में केवल यही बचता है, थीटा। ठीक है ना। तो थीटा जो बचता है, तो ये थीटा कैसे निकालना है, ये बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है सर। ये बच्चे बहुत टफ समझते कि सर ये थीटा कैसे निकालेंगे। हाँ। मैं आपको ये बता दूं कि पहले एक इंस्ट्रूमेंट था, काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थियोडोलाइट इसका नाम था सर, थियोडोलाइट। ये आर्यभट्ट जी के ज़माने का है और दिख भी रहा है काफ़ी इस टाइप से, है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट से ये एंगल निकालते थे, ये वाला एंगल निकालते थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैंने भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया सर, इससे भी एंगल निकाल सकते हैं और बिल्कुल बच्चे भी इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाने का और एक्चुअल भी मैं यहाँ पर अभी वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा, एनिमेशन के भी माध्यम से दिखाऊंगा। ये एंगल निकालने के लिए हमारे पास में 2 तरीके और भी है, ठीक है ना। देखिए सर, मैंने क्या किया था, एक सर्कल बनाया और सर्कल को क्या किया, मैं इसका जो डायामीटर है, डायामीटर से कट कर दिया, तो हाफ सर्कल बन गया। अब जो ये पाइप चाहिए सर हमें, और पाइप के जगह वो एक्स्ट्रा आती है ना सर, हाँ वो भी लगा सकते हैं। तो बढ़िया वो, हाँ ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए जो यूज़ की जाती है, वो बढ़िया पतली सी भी होती है और इसकी अपेक्षा और अच्छी भी है वो, क्योंकि ये जितना इसका डायमीटर कम रहेगा उतना अच्छा है। हम इसका यूज़ ये है कि हम केवल इसमें से ऐसा आर पार देख पाए, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आराम से देख सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको टेप से या किसी चीज़ से इसको चिपका देना है, टेप से भी चिपका सकते हैं, इधर भी कुछ बना है। हाँ, और इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर पर एक छेद करके इस प्रकार से आपको एक रस्सी लटका देना है, और वहाँ पर एक कोई वेट, मेरे पास में तो पेन का केप था तो यही लटका दिया मैंने, केवल जस्ट वेट के लिए।
अब मैं क्या करूंगा, इसको यदि मान लिया जाए मैं ऐसा रखूंगा, इसको सर प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अभी हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, है ना। इसको मैं यदि ऐसा लटका देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। देखिए हम तो ABCD से पढ़ रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अगली क्लासेस बड़ी आसानी से समझ में आएगी। देखिए सर, इसको क्या किया मैंने, ऐसा लटका दिया, तो आप देखेंगे कि ये जब ये रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये थ्रेड जो है कहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए अगर एक्यूरेट अगर निकालना है तो आप D का भी यूज़ कर सकते हैं, जो D होता है ना, D, हाँ बिल्कुल D है ना। यहाँ से अगर 0 डिग्री से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये 180 डिग्री तक जाता है यहाँ पर, तो क्लियर सी बात है कि ये यहाँ पर कितना रहेगा, 90 रहेगा। अब मैंने क्या किया, परंतु जी हम इसके लिए यहाँ पे 90 की जगह 0 रखें, 0 भी मान सकते हैं उसको, हमें 0 मानना 0 पड़ेगा, उसमें बिल्कुल तो 90 रहता है, तो हमें 0 मानना पड़ेगा। हाँ। जब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इस लाइन पे आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो 0 एंगल बनाएगा, हम इसे 0 मान लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, तो यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से फिर क्या मैं ऐसा कुतुब मीनार को देखना चालू कर दूंगा, इस स्ट्रा से देख रहा हूँ मैं। और जब कुतुब मीनार का टॉप इसमें से मुझे दिखना चालू हो जाएगा, जैसे दिखना चालू हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस थ्रेड को यहाँ पर इस प्रकार से इसको टाइट कर दूंगा। और फिर जैसा सर ने बोले है कि यहाँ से 0 है, तो 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से हम इधर 10, 20, 30, 40, 60 मान लिया जाए कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। थीटा पता लग गया तो बाकी पता लग जाएगा। और वो कैसे लगेगा वो आप बताने वाले, वो अभी हम थोड़ी देर बाद, कमिटमेंट जी। इसका एक्चुअल इसका यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सर अभी जो हमने काम किया है, जो एक प्रोटेक्टर ये जो आपके हाथ में है ना, तो सेम उसी के लिए हम यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन किस प्रकार से निकालते हैं और कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालते हैं, उस बात को और दूसरे तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं। बच्चे कैसे बनाएंगे इसको, इसमें हमें मालूम क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मालूम होना चाहिए, और इसी के साथ में हमारे प्रोटेक्टर की थोड़ी सी हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्रोटेक्टर किस प्रकार से होता है। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। फैक्टर ज्योमेट्री बॉक्स है और उसमें हमारे पास प्रोटेक्टर ये है। एक यहाँ पे प्लाईवुड का हमें वो लेना पड़ेगा। होलो पाइप मस्ट है जो यहाँ लगने वाला है। थ्रेड धागा बांधने के लिए जरूरत पड़ेगी। स्टील नट विद प्लाईवुड कसने के लिए और मेटेलिक बासर एक बेट के लिए चाहिए पड़ेगा और फेविफिक्स चिपकाने के लिए जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर अब कैसे ये बनेगा देखिए, आप जरा ध्यान दीजिए। ऐसे ये है सर के हाथ में ये रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फेविफिक्स से ये पाइप इसके ऊपर इसे चिपका दिया है, स्टिक कर दिया है और फिर इसे यहाँ पे ये जो वुड हमारे पास थी उसके पास कुछ इस शेप में और बीच में जो होल किया था उससे ये बेट, ये रिंग बेट के लिए चाहिए और ये इसमें बनाई थी अपने भी वेट लटकाया था इसमें भी बनाया था। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट हमें पता करना है, इसका बेस है और हमें इसकी हाइट पता करनी है। तो देखिए जरा इससे ऊपर वो लेके गए, हाँ इस तरह से ये वाला और ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड कर लिया है। सर जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है इसको, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए हमें ये पता चल गया कि यहाँ से कितना है। अब डेप्थ के लिए बात कर रहे हैं। सपोज करें कि ऑब्जेक्ट अभी नीचे है और ऑब्जर्वर ऊपर है, हाँ। तो उस केस में ये हो गया और यहाँ से हमने इसको नीचे की ओर ये भी दिखा हाँ, और यहाँ पर जितनी डिग्री का एंगल बनेगा 90 से इधर ये दिखा रहा है यहाँ पर, तो वो बन जाएगा एंगल ऑफ डिफ्रेशन नीचे की तरफ। ये हम हाइट एंड डिस्टेंस में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अब सर इतनी बातें हम यहाँ पर करते आ रहे हैं, है ना, वास्तव में अब मेरे ख्याल से खलबली मच रही होगी कि कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकालेंगे। जी बिल्कुल, है ना, कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकालेंगे हमने, बिल्कुल है ना, एक्साइटेड है ना। अब देखिए कुतुब मीनार नहीं, कोई पेड़ भी है तो उसकी भी हाइट या कोई भी वर्टिकल चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो किसी की भी आप हाइट निकाल सकते हैं। जितनी भी हमने अभी तक बात की तो राइट एंगल ट्राइंगल की जरूर बात की है, ठीक है ना। यदि मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया।
आर्यभट्ट जी ने बोला है, उनकी लैंग्वेज, ठीक है, और हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही है। अब बचे हमारे पास में टू एंगल और थ्री साइड्स बची। क्वेश्चन ये उठा कि इन साइड्स के नाम क्या रखें, इस साइड्स के नाम क्या रखें। तो आर्यभट्टम जी ने बोला कि भाई देखिए, इसमें पहली बात तो दो एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है, और दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। और जब दोनों एक्यूट एंगल है तो दोनों में से एक एंगल को प्रिंसिपल एंगल मान लिया जाए। ओके, हाँ ठीक है ना, प्रिंसिपल एंगल मान लिया जाए, या तो हम ये बोल सकते हैं कि हेड मान लिया जाए। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे मान लिया जाए कि हमारी फैमिली है और इसमें कौन है, फादर है, ठीक है, और मदर है, और इसी के साथ में कौन है, सन भी है, ठीक है, 3 मेंबर्स है एक फैमिली में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जो साइड्स है, साइड्स के बीच में, साइड्स भी तो सर 3 है यहाँ पर, इनके बीच में रिलेशन कितने बनेंगे। तो रिलेशन कितने बन सकते हैं सर इसके बीच में, देखिए ये इसका कौन है, सन है, इनके ये कौन है, फादर, ये कौन है इसकी वाइफ, और ये कौन है इनके हस्बैंड, ये कौन है इनके सन, और ये कौन है इनकी मदर। मतलब 3 लोगों के बीच में कितने रिलेशन बन रहे हैं, 6 रिलेशन बन रहे हैं। अब 6 रिलेशन बनेंगे तो इनकी साइड के बीच में भी रिलेशन आर्यभट्ट जी ने बनाए, और ये रिलेशन क्या बनाए, तो पहले इस रिलेशन को देखने से पहले हम ये देख लें कि इनकी साइड्स के नाम क्या है, ठीक है ना। और जो हमने यहाँ पर रिलेशन की बात की है, इस रिलेशन को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस, ठीक है ना। अच्छा, आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई ये जैसे फैमिली है, फैमिली में जैसा कोई हेड होता है, फैमिली में एक हेड होते हैं, जैसे हमारे फैमिली में हमारे पिताजी हेड है, ठीक है ना, दादाजी होते तो दादाजी हेड है। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल को भी अगर एक फैमिली मान लिया जाए तो इसमें भी एक हेड आपको बनाना पड़ेगा, या तो इसको हेड बना लीजिए या इसको हेड बना लीजिए, टेम्पररी हम अपनी सुविधा के अनुसार मान लिया जाए। मतलब दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखें। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, इसको हेड बना दिया, प्रायोरिटी इसको मैंने दे दी। इसका नाम भी दे देता हूं मैं, ABC, और नाम देने का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, आप कैसे भी नाम दे सकते। कई बार जनरली क्वेश्चन में पूछा है, बोला जाता है कि भाई AB हाइट है तो फिर आपको AB हाइट देना है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ये बोला कि भाई ये थीटा है, और ये 90 डिग्री है, और ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का सर बेस क्या दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल किस पर बैठा हुआ है, BC पर बैठा है, तो ये बेस दिखाई दे रहा ना, तो बेस इसका नाम दे देते। बिल्कुल ठीक है, नाम बहुत अच्छे दिए सर, जैसा उसका कैरेक्टर है वैसे ही इसका नाम भी दिया हुआ है। इसके बाद में आपको ये दिखाई दे रहा कि ये मान लिया जाए कि कोई जमीन है, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है, इस पर एक ऐसा है सर, परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम सेम इसी प्रकार से परपेंडिकुलर नाम दे दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर नाम दे दिया। अब इसके बाद बची है एक साइड, तो इस साइड का नाम, सबसे बड़ी साइड है सर राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसका नाम दे दिया हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठता कि हाइपोटेनियस, तो मैं ऐसा याद रखता था सर, हाइपो जो बड़ा है, और ट्रायंगल की ये साइड भी बड़ी है, ये परपेंडिकुलर दिखा दे, परपेंडिकुलर, ये बेस है तो बेस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन आर्यभट्ट जी ने बोला है कि इसका जो हेड की बात कर रहे हैं, फैमिली का हेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर फैमिली का हेड अगर चेंज हो जाएगा ना तो सारे रिलेशन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे चेंज हो गए, हमने क्या किया, इसको हेड बनाया, लेकिन दावेदार तो ये भी है हेड का, बिल्कुल है। मैं एक ट्रायंगल ऐसा बना देता हूं कि जिसमें हेड ए वाला है, देखिए इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, और इसका नाम सी दे देता हूं, नाम से कोई फर्क नहीं है। मैंने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना यहाँ पर, और इसको हेड बना देता हूँ यहाँ पर, इसको बना दिया मैंने टेम्पररी थीटा। थोड़ा सा इस बात को, बेस वाली जो बात हमने की है, इसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली तरीके से हम समझते हैं। ऐसा समझिए आप कि जो हेड है या थीटा डिग्री का एक्यूट एंगल है, उसके और 90 डिग्री के बीच का जो साइड रहेगी, उस साइड को बोला जाएगा बेस। ये कैसा है, बेस
क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री और थीटा के बीच की साइड है ये, तो ये बन जाएगा अब बेस। तो एंगल ट्रायंगल का बेस अब दूसरे तरीके से याद रखते हैं हम। जो हेड है वो, तो हेड तो सर फैमिली का हेड ही होता है ना, बेस ही होता है ना। तो हेड और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला जाएगा, और जो हेड है उसके अपोजिट साइड को हाँ परपेंडिकुलर बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। और बच्चे ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं, अभी याद रहेगा सर, बच्चे भूल नहीं सकते हाँ। कि जहाँ पे हमारा मेन एंगल है, जिस एंगल की हमें बात करनी है वो, और 90 डिग्री जिस साइड से मीट होते हैं, मिलते हैं, उसे हम बेस बोलते हैं। बस एक साइड याद रख ली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दूसरी ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो गई। बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस है, बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस है ही, तो बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है नहीं ना। सर। यदि ये अगर मिस्टेक की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई सर एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये सारी बात। अब क्या बचा सर इसमें, मेरे ख्याल से एंगल के नाम सबके नाम हो गए, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, लेकिन एक हेड रहेगा इसमें, ठीक है। साइड्स के भी नाम पता चल गए हमें जी, साइड्स के भी नाम पता चल गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सारी चीजें हमें पहले से मालूम थी लगभग, अब नई क्या बात यहाँ पर होने वाली है। तो सर यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की अब स्टार्ट होगी। जो हमने बोला था कि कुतुब मीनार की हाइट जो है हम भी बता सकते हैं, बच्चे भी बता सकते हैं, लेकिन कैसे बताएंगे, उस बात को सीखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बातों का डिस्कशन करना पड़ेगा। सर अब मेन जो बात है, मैंने ट्रायंगल को थोड़ा सा उधर खिसका दिया ताकि हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकें। मैंने शुरू में हमने क्या डिस्कशन किया था सर, कि आर्यभट्ट जी का इसमें बड़ा योगदान है, ठीक है ना। और आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर के बीच में कितने रिलेशन है, 6 रिलेशन है। तो उन्होंने बोला कि ये जो साइड्स है, साइड्स के बीच में भी तो 6 रिलेशन होना चाहिए। साइड्स है तो साइड्स के बीच में भी कितने रिलेशन होना चाहिए, 6 रिलेशन होना चाहिए। और वो 6 रिलेशन कैसे हो सकते, देखिए सबसे पहले तो इस साइड का इस साइड से रिलेशन होगा, और फिर इस साइड का इस साइड से रिलेशन होगा। सेम ऐसे ही इस साइड का इस साइड से रिलेशन होगा, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस का, और फिर हाइपोटेन्यूस से बेस का रिलेशन होगा, और सेम ऐसे ही बेस का परपेंडिकुलर से होगा रिलेशन, और परपेंडिकुलर का रिलेशन बेस से होगा। तो इस प्रकार से 6 रिलेशन हो गए। अब रिलेशन का नाम क्या रखे, तो इस रिलेशन का नाम सर आर्यभट्ट जी ने रखे थे। और वही रिलेशन आज तक चल रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में रखे थे। और मैं थोड़ा सा उनके रिलेशन क्या थे मैं बता देता हूं। सबसे पहला रिलेशन क्या था, ज्या, ठीक है ना। अब मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि उन्होंने जो नाम रखा था, एक्चुअल हमें पता करना पड़ेगा कि वास्तव में उन्होंने क्या बोला था। इसका मतलब होता है अर्धजीवा, ठीक है ना। उसी से उन्होंने क्या किया था, ज्या लिया था। फिर उसके बाद में लिया था दूसरा रिलेशन कोज्या, कोज्या। फिर इंग्लिश में भी हम इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि भाई वास्तव में, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश नहीं आया, पहले ये नाम आए थे। फिर स्पर्शजा, 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 और फिर कोटि स्पर्शजा, कोटि स्पर्शजा, स्पर्शजा। बड़े अटपटे से नाम है सर है ना। फिर व्यू, व्यू कोज्या, और फिर उसके बाद में व्यू, व्यू ज्या। ये नाम थे सर, दुर्लभ नाम है थोड़े, है ना। ये रिलेशन दिए थे इनने कि साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन हमें तो इंग्लिश में समझना है ना कि क्या है। तो ज्या जो है इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इसको बोला गया साइनस, साइनस। और फिर उसके बाद में मैंने एक हिप्परकस जी का नाम लिया था बीच में, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बोला कि ये साइनस तो बहुत बड़ा नाम है, और साइनस बड़ा नाम है तो इसको कर दिया जाए, इसका नाम दे दिया जाए साइन। लेकिन ये भी थोड़ा सा नाम बड़ा लगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस में करना होता, कैलकुलेशन लिखना होता, बार बार इसको लिखना होता, तो फिर इसका नाम डाल दिया गया साइन, साइन। तो इस प्रकार से सर इसकी हिस्ट्री है। पहले जा नाम रखा, फिर इसी को साइनस बोल दिया, फिर साइन बोल दिया। ये फुल फॉर्म है, साइन का फुल फॉर्म है। आज की डेट में साइन और ई लगेगा तो ये फुल फॉर्म बन जाता है साइन का। सेम इसी प्रकार से इसको बोला जाता है कोसाइन, इसको बोला जाता है कोसाइन। और इसका जो आज जो हम यूज करेंगे मैथ्स में, इसको बोला जाता है कास, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि केवल 3 कैरेक्टर लिए जाते हैं इसमें, ठीक
ठीक है ना, 3 कैरेक्टर लिए जाते हैं। अब स्पर्शजा को बोला जाता है टेंजेंट, टेंजेंट। और मेरे ख्याल से सर टेंजेंट तो बहुत बार यूज भी करते हैं हम, है ना, यूज होता ही है। और इसका शार्ट फॉर्म होता है टेन। और सेम इसी प्रकार से कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और इसका शार्ट फॉर्म होता है कॉट। सेम इसी प्रकार से सेकेंड, सेकेंड, और इसका शार्ट फॉर्म होता है सेक। और सेम इसी प्रकार से को सेकेंड, को सेकेंड, सेकेंड, और इसका शार्ट फॉर्म होता है कोसेक, कोसेक। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर डिस्कशन किया कि भाई साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये केवल 3 कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पर 4 कैरेक्टर है। अगर 3 कैरेक्टर्स लेते हैं तो कास बन जाएगा, है ना, 3 कैरेक्टर्स अगर स्टार्टिंग के लेते हैं तो कास बन जाएगा। तो इसका एक होता है CSC, कोसेक। तो आप अगर 3 कैरेक्टर्स में लिखना चाहते तो ऐसा भी इसको आप लिखेंगे तो सभी लोग क्या है कोसेक समझेंगे, लेकिन जनरली आप कोसेक को ऐसा लिखा जाता है। अब बात आई रिलेशन की, तो देखिए सर रिलेशन में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि दोनों जो ट्राइंगल हमने बनाए हैं वहां पर बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बेस नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस इधर दिखाई दे रहा है, इधर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आपस में इंटरचेंज हो गए। हाइपोटेनिस तो फिक्स है, हाइपोटेनिस तो फिक्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके बीच में रिलेशन कैसे डेवलप करें। कई बच्चों के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर साइन की मीनिंग क्या होती है। सर ये नाम है, आर्यभट्ट जी ने नाम दिए, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये जस्ट एक रिलेशन को बताता है कि ये 2 साइड्स के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है ना। 2 साइड और एंगल के 3 के बीच में रिलेशन। एंगल तो इसका हेड है, तो एंगल केवल ये दिखाता है कि किस एंगल की बात हो रही है। अच्छा। आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये रिलेशन तभी सही बना पाओगे आप या तभी सेटिस्फाई होगे जब इनके साथ में किस एंगल की बात हो रही है ये लिखेंगे, तो वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा, थीटा, ये जब तक नहीं लिखेंगे हम थीटा 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 कास थीटा, तब तक यहाँ पर साइन या कास की मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैं अगर बोलूँगा कि कास क्या होता है, तो कास कुछ नहीं होता है, एक पर्टिकुलर बस नाम है। और लेकिन ये जब तक हम यहाँ पर थीटा नहीं बोलेंगे या तो फिर कास, ये इस एंगल का नाम नहीं लिखेंगे, सी की बात कर रहे हैं, तब तक रिलेशन सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सी मैंने लिखा, यहाँ पर सी एंगल है ही नहीं, एक्यूट एंगल है ही नहीं, तो ये सी लिखने से आपको ये पता चल रहा है कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है। और मैं यहीं पर अगर मैं ये लिख दूंगा तो आपको ये पता चलेगा कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है। गुड, ये तो अच्छी बात है ना, इस ट्राइंगल की बात हो रही है क्योंकि वो एक्यूट एंगल हमने प्रिंसिपल एंगल उसको लिया है, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, के नाम से भी एंगल लिखते हैं। हाँ, cos A का मतलब ये वाला एंगल होता है, थीटा ही। बिल्कुल। कई बच्चे सर इसको ये समझ बैठते कि क्योंकि मैथ्स के बच्चे हैं, है ना, 2 चीजें एक साथ में दिखती तो मल्टीप्लेशन समझते हैं, तो मल्टीप्लेशन नहीं है। ये दोनों का आपस में कास और थीटा का मल्टीप्लेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, ये केवल एक सिंबल है और ये केवल ये बताता है कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है या इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये केवल जस्ट नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, जैसे हमें अगर मान लिया जाए कि कास इस थीटा, आगे चल के जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो बच्चे क्या मैथमेटिक्स के बच्चे फार्मूला तो अपना एलजेब्रा तो लगाएंगे, बच्चे ये समझते हैं कि कास का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई बच्चे समझते हैं कि कास और थीटा का स्क्वायर, तो ये भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं होता। ये एक्चुअल क्या होता है कि जो इसका रेशो रहेगा उस रेशो का स्क्वायर होता है। अच्छा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप ऐसे से रिप्रेजेंट करिए या तो फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, कास स्क्वायर थीटा। एंगल में स्क्वायर नहीं लगा, एंगल में स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंगल में अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ 30 डिग्री है तो डायरेक्ट 900 डिग्री हो जाएगा, तो ये गलत बात है ना। तो इसको अगर स्क्वायर या क्यूब लगाना है तो इसका तरीका या तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करिए या तो फिर ऐसा करिए, ठीक है। अब मेन बात आ गई सर, यहाँ पर मेन बात आ गई कि वास्तव में रिलेशन तो है ये, लेकिन किसका किससे रिलेशन है, हाँ। ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशन इन्होंने दिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का, मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनिस। तो P डिवाइडेड बाय H लिख देता हूं मैं सिंबल में,
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा रिलेशन दिया, सेकंड रिलेशन दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थर्ड रिलेशन दिया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये रिलेशन दिया। नेक्स्ट अगला रिलेशन दिया, इन्हीं को क्या कर दिया, इन्हें पलटा दिया। थोड़ा सा सर अपन इस नाम पर अगर देखें, देखिए जा, क्या लिखा है सर, व्यू जा, नाम सेम है सर इसके। देखिए जा रेसिप्रोकल नाम ही क्लियर दिखाई दे रहा कि ये रेसिप्रोकल नाम यहां पर दिखाई दे रहा। और इंग्लिश में भी ऐसे साइन और कोसेक, ठीक है ना, इंग्लिश में उतना समझ में नहीं आ रहा लेकिन हिंदी में यहां पर समझ में आ रहा। कोज्जा और व्यू कोज्जा, स्पर्श जा और कोटि स्पर्श जा, नाम से ही ऐसा लग रहा रेसिप्रोकल है। तो सेम ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉट होगा। तो मैं इसको टेम्पररी अभी यहां से हटा देता हूं और ये क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब आपको अगर टेन की वैल्यू मालूम करना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और काट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही कास और सेक, जस्ट ये हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और ये बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे भी सर घबरा गए होंगे अभी घबरा ऐसे गए होंगे कि सर ये नाम याद रखना, फिर ये नाम याद रखना, फिर ये नाम रखना, आपने तो सर बहुत पूरी घुमा दी बात है ना। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हिंदी वाले नाम हमें याद नहीं रखना है, ठीक है ना। मैथ्स को सॉल्व करते समय इसको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कम से कम फुल फॉर्म तो नाम हमें मालूम होना चाहिए, जस्ट मालूम होना चाहिए। लेकिन यूज इसको भी नहीं करते हम, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। तो यूज किसको करेंगे, जस्ट आपको ये याद रखना है कि साइन कास थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, तो ये हमें जस्ट याद रखना है कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 नाम आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है और इसका रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है सर, कि ऐसा भी यहाँ पे लिख दे तो अच्छा रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। हाँ वो आगे आएगा सर, अभी आने वाला है रेसिप्रोकल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, और वो फार्मूले भी है सर, अभी आएंगे नेक्स्ट। तो रेसिप्रोकल में बिल्कुल बिल्कुल वही मतलब होता है सर, अभी आएंगे वही फार्मूले बनेंगे। और मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, बिल्कुल सही है। हाँ, अब यहाँ पर इन फार्मूलों को याद कैसे रखा जाए सर, ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है। और मुझे भी प्रॉब्लम गई थी जब मैं 10th क्लास में था, तो मुझे भी प्रॉब्लम गई थी। और हमारे जो सर थे सर, मुझे वो बात आज तक याद है। सर के किसी ने अगर टीचर ने बताई वाली बातें लाइफ टाइम याद रहती, कोई अगर इंटरेस्टिंग बात हो तो। वही बात हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला था बेटा इसको याद रखना बिल्कुल आसान काम है। मैंने कहा नहीं सर ये तो बहुत टफ काम है तो उन्होंने बोला कि देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये ऐसी चीजें बड़ी याद रहती है सर। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। कई बच्चे अलग अलग तरीके से इसको नाम लेते, लेकिन एक का ट्रिक अपने को मालूम रहे तो काम हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। दूसरी बात, इसका आर्डर का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आर्डर आपको इसी आर्डर में याद होना चाहिए, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, है ना। ये आर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हमारे पास में रेशो कितने हैं सर, 6 है, तो मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन, यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा, तो छोड़ देता हूँ अभी टेम्परेरी समझने के लिए। यहाँ लिख देता हूँ साइन कास थीटा और ये क्या हो गया टेन थीटा, और इसको लिख देता हूँ मैं कॉट थीटा, क्योंकि आर्डर याद है ना सर, साइन कास टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है ना सर। ये हमने सारे रेशो के नाम लिख दिए। अब देखिए कैसे फार्मूले बन रहे फटाफट। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए मैं उधर देख ही नहीं रहा हूँ सर, केवल इतने स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ।
कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट थीटा इधर आ गए तो इधर से ऊपर चलेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये हो गए फार्मूले याद। मैंने तो इसको देखा ही नहीं, पूरी स्टोरी भूल गया मैं कि सर ने क्या क्या बोला था, वो सारी स्टोरी भूल गया है ना। तो केवल इतनी बात को अगर याद रखा तो हमें ये याद हो गया। क्वेश्चन ये उठता है सर कि मान लिया जाए एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, और फार्मूले तो भूल गए हम, ये याद रह गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मेरे ख्याल से सबको याद रह जाता है ऐसा, है ना। और बना भी सकते, सारे फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन सर 2 मार्क्स के लिए ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। मान लिया जाए कि हम सेकंड पेज पर सॉल्व कर रहे हैं और फिर पता लगा कि एग्जाम में 15 पेज आ गया, तो फिर क्या फिर और पलटा के देखेंगे उसको, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है ना। इसके लिए मैंने सोचा कि सर ये स्ट्रक्चर के बिना कैसे फार्मूले याद रहेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक हवा में ट्रायंगल बनाया, नकली ट्रायंगल, ठीक है ना। नकली ट्रायंगल किस प्रकार से बनाया देखिए, मुझे एक दिखाई देता है यहाँ पर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई देता है ऐसा, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ऐसा दिखाई देता है। मैंने फार्मूले पूरे हवा में याद किए। कैसे याद किए, मुझे आर्डर अच्छे से याद था, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। अब मुझे इस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आसान लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। मैंने क्या किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल और ये थीटा हो गया यहाँ पर। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा याद रखा। देखिए देखना, साइन पहले इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये, हाँ एक के बाद एक सिक्का। हाँ पहले ये जो हाथ में है ना, ये हाइपोटेन्यूज है मेरे हाथ में, ये वाला साइन इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये, हो गए फार्मूले याद। बाकी के 3 कैसे, तो ऐसे। तो मैंने कभी भी ये स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया, मैंने शुरू में किया था, लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने तो देखा कि एग्जाम में तो टाइम कम पड़ता है, तो ये तो टाइम बर्बाद करेगा अपना, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा याद रखा था, है ना। ये टेक्निक भी इसकी सही है। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूले याद करना बिल्कुल अब मेरे ख्याल से सिंपल हो गया। अब इसके बाद की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ये सारी बातें याद रखना जरूरी है। सर मैं आपको ये बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चे बोलते हैं सर इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है, और कई बच्चे बोलते हैं हाँ, और कई बोलते हैं कि सर इससे टफ कोई चैप्टर नहीं है। उसका कारण ये है कि क्या होता है कि जो अभी हमने ये फार्मूले बनाए ना, बच्चे क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस किए बिना आगे बढ़ जाते हैं, और अब फिर फार्मूलों की बौछार बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे के भी फार्मूले बिल्कुल सिंपल है, ऐसे समझेंगे हम तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी बातें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और आगे बढ़ने के लिए। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूअस टॉपिक।